नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र में एमएलसी चुनाव के पहले ही महाविकास अघाड़ी सरकार में फूट पड़ गई है। आपस में ही ये सहयोगी पार्टी एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे, साथ ही शिवसेना को 2024 में हार का डर सता रहा है। दरअसल शिवसेना ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष को एक मजबूत उम्मीदवार न मिलने पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी ने कहा है कि लोग पूछेंगे कि जब विपक्ष को राष्ट्रपति पद के लिए कोई सुयोग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहा तो प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन प्रत्याशी कैसे दे पाएंगे। वैसे सवाल लाजमी है। एमवीए में पड़ी फूट से शिवसेना परेशान है। ऐसे में सवाल ये अहम है कि अब एमवीए का क्या होगा। आज इसी अहम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? आपस में ही नेता एक दूसरे का समर्थन नहीं कर रहे, एमवीए में फूट की खबर सामने आ रही है। उद्धव सरकार चाहते क्या है? देखिए, उद्धव ठाकरे अब परेशान हो चुके हैं। उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि अब 2.5 साल के अंदर जिस तरीके से एनसीपी और कांग्रेस के इशारों पर वो चलते रहे, उससे शिवसेना का समर्थन का आधार कमजोर होता जा रहा है। अब जब आधार कमजोर होता जा रहा है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वैसे वैसे शिवसेना की परेशानी बढ़ेगी, उद्धव ठाकरे की परेशानी बढ़ेगी। और अब 2024 में लोकसभा का चुनाव भी होना है और फिर विधानसभा का चुनाव भी होना है महाराष्ट्र का। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे अब परेशान होने लगे हैं कि कांग्रेस और एनसीपी के साथ खड़े रहना चाहिए या फिर इन लोगों से बाहर हो जाना चाहिए। अगर बाहर होंगे तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ेगा। तो ये अभी कन्फ्यूजन की स्थिति चल रही है और इसलिए जो सामना में छपा है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, ये एक बड़ा संकेत है उद्धव ठाकरे के कन्फ्यूजन का। क्योंकि सामना में जो भी छापा जाता है या संजय राउत जो भी बोलते हैं वो बिना उद्धव ठाकरे से इशारा लिए हुए, बिना उद्धव ठाकरे से बातचीत किए हुए नहीं बोल सकते। और इस बीच संजय राउत ने 2 बड़ी बातें बोली है। एक तो सामना में जो छपा वो भी संजय राउत और उद्धव ठाकरे के आपसी सहमति का आधार है। सामना में क्या कहा गया कि अगर राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ये लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं, इनको एक सक्षम उम्मीदवार नहीं मिल रहा है जिसके ऊपर हम दांव लगा सकें, जिनका अपना भी व्यक्तित्व हो, उनका अपना भी वजन हो, ताकि विपक्षी पार्टी जो भी इसमें शामिल होगी वो सारे उस उम्मीदवार के साथ खड़े नजर आए। मतलब साफ है कि इस बीच जो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चला है उससे उद्धव ठाकरे को लगने लगा है कि विपक्ष में एकता तो नहीं हो सकती। दूसरा और संकेत मिल रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर एनडीए यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी हर तरीके से छोटे छोटे दल या राष्ट्रीय पार्टी के अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उससे समर्थन जुटाने की कोशिश में लगी हुई है, ताकि ऐसी स्थिति ना आए कि विपक्ष को कोई उम्मीदवार मिल सके, उम्मीदवार खड़े कर सके। अब उम्मीदवार के पहले विपक्षी एकता की बात की गई। शुरुआत ममता बनर्जी ने की। दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कई नाम सामने आए। पहला नाम आया शरद पवार का। शरद पवार जानते हैं कि कुछ होने वाला नहीं है। विपक्ष का ये जो दिखावा है कि एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे, मोदी सरकार के खिलाफ आएंगे और ये एक पृष्ठभूमि तैयार करेंगे 2024 के चुनाव के लिए, तो उस पृष्ठभूमि के लिए जो शरद पवार हैं वो तैयार नहीं है बलि का बकरा बनने के लिए। उन्होंने ममता बनर्जी ने सोचा कि शरद पवार को बलि का बकरा बनाते हैं, उनको राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ा देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में होना तो कुछ नहीं है, राष्ट्रपति बनना मुश्किल है शरद पवार के लिए। विपक्ष के पास इतनी संख्या है नहीं, क्योंकि आपस में ही ये लोग अलग अलग रास्ते पर चल रहे हैं। जो बैठक हुई थी उसमें भी 6 पार्टियां गायब थी और उस बैठक में केसीआर नहीं आए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के कोई भी नहीं आया और सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के नहीं आए। मतलब नॉर्थ ईस्ट की पार्टियां, साउथ की पार्टियां, उसके बाद नॉर्थ इंडिया की कई पार्टियां हैं वो भी समर्थन नहीं दे रही है। तो ऐसे में शरद पवार को लगा कि ममता बनर्जी के चाल में फंसना नहीं चाहिए। अब दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की बात है। उद्धव ठाकरे इस बात पे कंफ्यूज हैं कि जब विपक्ष अगर उम्मीदवार खड़ा करे या ना करे, अगर इसके पास ऐसा समर्थन न मिले, अगर कोई ऐसा उम्मीदवार विपक्ष के पास हो
जो कि शिवसेना के लिए फायदेमंद न हो, तो फिर क्या उसको समर्थन देना चाहिए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इशारा मिल रहा है। भाजपा ने भी 2 बार बातचीत की। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महाराष्ट्र के दौरे पर गए हुए थे तो उद्धव ठाकरे के साथ उनकी मुलाकात हुई। दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। सरकार बनने और बिगड़ने के बीच में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्धव ठाकरे के बीच संबंध बहुत बुरे दौर से नहीं गुजरे हैं। दोनों एक दूसरे के साथ मुलाकात करते रहे हैं। उसके बाद राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा, इन दोनों के कंधों पे जिम्मेदारी दी गई है कि और पार्टियों से बातचीत करें। राजनाथ सिंह ने पिछले दिनों उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की। उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत में उन्होंने राष्ट्रपति के पद के चुनाव के लिए समर्थन मांगा। अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि पहले ये माहौल तैयार किया जाए इस बात को लेके कि विपक्ष के पास कोई दमदार उम्मीदवार ही नहीं है, क्योंकि पहली बैठक ही हुई थी। ये पहली बैठक में उम्मीदवार तय हो जाए ये लगभग असंभव माना जाता है। इसके बाद 20-21 जून को बैठक है महाराष्ट्र में, शरद पवार भी बैठक कर रहे हैं। दूसरी बात, फिर ममता बनर्जी की बैठक यहाँ पर दिल्ली में होने वाली है। यानी विपक्ष अभी 2-3 और बैठकें करने वाली है। लेकिन इसी बीच सामना में छपता है कि कोई उम्मीदवार ढंग का नहीं मिल रहा है। जिस गोपाल कृष्ण गांधी की बात कर रहे हैं या फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं, इनकी चर्चा तो हर राष्ट्रपति चुनाव में होती है। और इन चर्चाओं के बीच ये लोगों के अंदर इतनी ताकत क्षमता नहीं है, ये इतने हैवी वेट नहीं है लीडर जिनके ऊपर दांव लगाया जा सकता है। उनके कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा उम्मीदवार ही नहीं है तो हम तुम्हारे पीछे क्यों चले? फिर तो हमारे लिए सबसे बढ़िया होगा कि भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाए हम उसी को वोट दे दें। और ये संकेत है, पहला संकेत, कि हम अब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर हम राष्ट्रपति चुनाव में तुम्हारे किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में नहीं रहेंगे कि ये उम्मीदवार हमें पसंद नहीं है, अगर शरद पवार उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हो जाते तो शिवसेना की मजबूरी हो जाती। एक तो गठबंधन में भी है, महाराष्ट्र के भी है, यानी मराठी कार्ड भी हावी हो जाता कि महाराष्ट्र से कोई राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे हैं। जैसे पिछली बार के चुनाव में नीतीश कुमार के साथ ये हुआ था। रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल रह चुके थे। अब राज्यपाल थे तो ऐसी स्थिति में उनका उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार के साथ भी जुड़ाव था। नीतीश कुमार उस समय एनडीए का हिस्सा नहीं थे। पीएम मोदी के कारण जब प्रधानमंत्री के तौर पर इनको उम्मीदवार बनाया गया नरेंद्र मोदी को, तो नीतीश कुमार अलग हो गए थे एनडीए से। वो यूपीए का हिस्सा थे, महागठबंधन चल रहा था बिहार में। लेकिन उस समय भी उन्होंने महागठबंधन के उम्मीदवार के बदले रामनाथ कोविंद के ऊपर दांव लगाया। तो महाराष्ट्र में अगर मराठी किसी को, चाहे शरद पवार ही क्यों न हो, उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया जाता तो शिवसेना के साथ मजबूरी हो जाती। दूसरी तरफ शिवसेना फारूक अब्दुल्ला या फिर गोपाल कृष्ण गांधी के ऊपर दांव नहीं लगाना चाहती है। ऐसे भी फारूक अब्दुल्ला ने मना कर दिया कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार हम नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके पीछे तो अलग अलग कारण चल रहे थे। कश्मीरी हिंदुओं का मसला भी चल रहा था और ऐसे में वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बनने की बात सोचते भी तो विपक्ष में अपने आप फूट पड़ जाती, जो कि पिछली बैठक में भी हुई थी। ये पसंद किसका था? ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी चाह रही थी अगर फारूक अब्दुल्ला को हम आगे बढ़ाते हैं तो इसका असर पश्चिम बंगाल में होगा। मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति पर चलती हैं, तो उनको लगा कि अगर फारूक अब्दुल्ला को हम प्रपोज करते हैं तो इसका मतलब है कि जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं उनको संदेश जाएगा कि ममता बनर्जी किसी मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाना चाहती हैं, तो इसलिए मुसलमान को उनके साथ रहना चाहिए। राजीव जी, ये तो हमने सामना में लेख की बात की, लेकिन ये सवाल बहुत लाजमी है, क्या विपक्ष के पास वाकई में कोई एक राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार का नाम नहीं है? इस पे आपकी राय है? बिल्कुल, ये उम्मीदवार तो नहीं है किसी के ऊपर। अगर देखा जाए तो अभी विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर देखें तो कांग्रेस है। कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है। कांग्रेस ने पहले कहा कि मेरे पास कोई उम्मीदवार नहीं है, अब हम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बैठकों में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हम चाहते हैं कि विपक्ष सारे मिलकर तय करें। अब इन लोगों ने पहले सोचा कि शरद पवार एक अच्छे उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन शरद पवार की महत्वाकांक्षा अभी दूसरी है, तो इसलिए अब इनके पास कोई उम्मीदवार मिल नहीं रहा है। इसलिए घूम फिर के ये लोग गांधी परिवार के पास, गांधी मतलब ये नेहरू परिवार की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल जो तथाकथित गांधी परिवार हैं
ये नेहरू परिवार हैं। लेकिन महात्मा गांधी के तरफ चला जाता है कि अब गोपाल कृष्ण गांधी को पिछले दिनों पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया गया था, अब उनको राष्ट्रपति के उम्मीदवारी के लिए बात की जाती है। तो इनके पास कोई भी ऐसा उम्मीदवार है नहीं वास्तव में अगर देखा जाए तो, जिसको खड़ा किया जाए एनडीए के सामने। अब वैसा उम्मीदवार होना चाहिए जो एनडीए के सामने खड़ा हो तो उसके खिलाफ वोटिंग के लिए दूसरी पार्टियों को सोचना पड़े, जैसे एनडीए के टाइम में हुआ था। अब एपीजे अब्दुल कलाम को उम्मीदवार बना दिया गया तो उसके पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए कन्फ्यूजन हो गया कि हम इनका विरोध कैसे करें। तो ये स्थितियां तो अभी बनी हुई है और इन स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ बात हो रही है शिवसेना की, तो शिवसेना इसी बात के लिए तैयार है कि विपक्ष को तो उम्मीदवार मिलना नहीं है, तो ऐसे में हम करेंगे क्या। तो हम साफ तौर पर अभी से एक कहा जाता है ना कि पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। इस पृष्ठभूमि में यही है कि हम तो भाई उसी उम्मीदवार को समर्थन देंगे जो सक्षम होगा। तुम्हारे पास कोई सक्षम उम्मीदवार नहीं है तो एनडीए का उम्मीदवार जो सक्षम है उसको हम देंगे। दूसरी तरफ संजय राउत ने एक और बड़ी बात कही है जो कांग्रेस को एक तरह से दो टूक जवाब है। संजय राउत ने कह दिया कि जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है उस चुनाव में कांग्रेस को शिवसेना के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हम वोट नहीं देंगे, हमारे पास सरप्लस वोट है भी नहीं, अगर है भी तो उसकी उम्मीद कांग्रेस ना करे, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में इन लोगों ने शिवसेना के साथ धोखा किया। तो अब ये सारी स्थितियां जो बन रही है वो इसी ओर इशारा कर रहा है कि शिवसेना कहीं न कहीं इस पूरे गठबंधन से थक चुकी है और ये थकान जो ऐसी स्थिति में आ गया है कि अब शिवसेना को सामने में बीएमसी का चुनाव दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद 2024 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, केंद्र में सरकार बनेगी, तो उसके बाद जो चुनाव होगा महाराष्ट्र विधानसभा का, उसमें शिवसेना का सफाया हो जाएगा अगर उसने इतने दिनों में एक कड़ा फैसला नहीं लिया। तो ये संकेत दे रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर से जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये छटपटाहट पिछले 6 महीने से ज़्यादा समय से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है जो एक ही मुद्दे पर अटकी हुई है। दोनों के बीच जो सहमति नहीं बन पा रहा है उसमें मुद्दा सिर्फ एक है, सीएम की कुर्सी को लेकर। भाजपा का ये भी कहना है कि 2.5 साल आपने सीएम जो कहना चाहते थे पहले, वो 2.5 साल तो आप सीएम रह चुके, चाहे दूसरे गठबंधन में ही रहे। अब आपको ये जिद छोड़ देनी चाहिए, सीएम की कुर्सी भाजपा को दे दो, आप डिप्टी सीएम बना दो अपने बेटे आदित्य ठाकरे को, उसके बाद समस्या नहीं होगी, दोनों गठबंधन हो जाएगा। तो ये कन्फ्यूजन चल रहा है और उद्धव ठाकरे अभी इतने थक चुके हैं कि वो घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए तैयार भी है। बस एक फैसला लेना है, हार्डकोर फैसला होगा और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की भी सहमति की जरूरत है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की ही परेशानी बढ़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और उनके उत्तराधिकारी के लिए 18 जुलाई को चुनाव होना है, पर विपक्ष के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए रासपा अध्यक्ष शरद पवार के इनकार करने के बाद से ये अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में एमवीए में पड़ी फूट भी एक अहम मुद्दा बन चुका है। अब देखना होगा 20 तारीख को होने जा रहे एमएलसी चुनाव में क्या कुछ होता है, किसकी जीत और किसकी हार होती है। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।